Good morning, students. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss respiration, that is the part 2. As we have discussed earlier, that is TCA cycle, glycolysis, ये सब हमने डिस्कस किया है. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में. आई होप आपको मेरा प्रीवियस वीडियो पसंद आया होगा. तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन. ट्राई करेंगे पूरा चैप्टर फिनिश करने के लिए. Or before we are going to proceed, I have a request, then please like, share and subscribe my channel. Your one subscribe gives me motivation to make more videos, and please subscribe my channel so that I can make more videos. Chaliye, without wasting our time, let's begin our session. Electron transport system. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ बेटा? नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. और ये कहाँ पे हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में. ठीक है ना? तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. इससे क्या होता है, चलिए आगे बात करेंगे हम. फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फंक्शन क्या होता है. ये क्या करता है बच्चों? ऑक्सीडाइज कर लेता है NaDH को FeDH2 में और इलेक्ट्रॉन को पास करता है थ्रू अ सीरीज ऑफ कैरियर्स. ठीक है, कुछ कैरियर्स बने होते हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, जैसे कैरियर्स आए, इलेक्ट्रॉन उनको दिए और ये इनर मेम्ब्रेन तक पहुंचाते हैं. ठीक है. फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो हमारा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. ठीक है, जो कि क्या बनाता है, वाटर. एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, और ये किसके लिए यूज होती है, एटीपी सिंथेसिस के लिए. ठीक है, बेसिकली ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. मोटा मोटा हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है. फंक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है NaDH को FeDH2 में और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, पास करता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स. फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है जो कि वाटर का फॉर्मेशन करता है. एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि एटीपी की सिंथेसिस होती है. ठीक है, तो चलिए प्रोसेस क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. बेसिकली ये एक प्रोसेस है. ठीक है, केल्विन से जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर साइटोक्रोम यूबिक्विनोन, फिर साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, और ये फाइनल एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है जो कि वाटर का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, बेसिकली मोटा मोटा ये प्रोसेस है. ठीक है, यहाँ तो चलिए डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं ETS के. ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं ETS के. NaDH जो होता है वो डिहाइड्रोजनेज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडाइज होता है NaDH में. कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है, जहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है FeDH2 में. कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है वो साइटोक्रोम BC1 जो कैरियर होता है वो कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको. कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, चलिए ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, इधर की तरफ क्या है बच्चों, देखिए ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जबकि कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन में. ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये क्या है, ये है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ठीक है, यहाँ पे NaDH ऑक्सीडाइज्ड हुआ NAD प्लस में, ये है कॉम्प्लेक्स 1, जहाँ पे आयरन क्या हुआ, FMN किस में चेंज हुआ, FeS में, और यूबिक्विनोन बनाता है. ठीक है, यूबिक्विनोन किससे अटैच हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर यूबिक्विनोन हाइड्रोज बनाता है. फिर क्या बना, ये बना है कॉम्प्लेक्स 2 में, जहाँ पे साइटोक्रोम B FeS में कन्वर्ट हुआ और साइटोक्रोम C बना. साइटोक्रोम C क्या हुआ, ये क्या बना, साइटोक्रोम C क्या हुआ,
FAD+ में FES में कन्वर्ट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, ठीक है। और ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 है जिसे साइटोक्रोम बोला जाता है, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स 2 जहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्सिनेट किसमें चेंज हो जाता है, फ्यूमरेट में चेंज हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ADP चेंज हो गया ATP में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे हो रही है। देखिए ये है NADH कन्वर्ट हो गया NAD+ और H+ में, और यहाँ पे प्रोटॉन का इधर इधर ये साइटोप्लाज्म ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। यहाँ पे ADP चेंज हो गया ATP में, ये कॉम्प्लेक्सेस हैं सारे। जहाँ पे देखिए जो कॉम्प्लेक्स 2 है वहां पे FADH2 FAD में चेंज होके प्रोटॉन का क्या कर रहा है, प्रोटॉन को पास कर रहा है। साइटोक्रोम C है 2H+ और हाफ O2H+ पास हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, वाटर का फॉर्मेशन हुआ ऑक्सीजन से, और ये क्या बना, ये है ADP चेंज हो गया, ATP की सिंथेसिस जनरेट हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन कौन से होते हैं ETS में, वो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए यूबिक्विनोन जो होता है वो मोबाइल कैरियर होता है, किसमें, इनर मेम्ब्रेन में। साइटोक्रोम C जो होता है वो भी मोबाइल कैरियर है जो कि अटैच होता है आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। सॉरी, कुछ जो दूसरे साइटोक्रोम्स है वो है साइटोक्रोम E, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 जो कि इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में, ठीक है बेटा। ये आपको सब लर्न करना होगा और एक थोड़ा सा समझना होगा कि कहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे NADH यूज हो रहा है, कहाँ पे NAD+ हो रहा है। ये तो पता है कॉम्प्लेक्स 1 में NADH कन्वर्ट हो जाता है बच्चों NADP+ में, ठीक है। तो देखिए और वो H+ क्या जाता है, वो इनर मेम्ब्रेन में जाता है, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए ये सेम प्रोसेस वही है जहां पे प्रोटॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, सेम प्रोसेस है। चलिए अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो ETS के थ्रू होता है। प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है ना इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, है ना, वहां पे बहुत सारे H+ आयन थे, प्रोटॉन का क्या बन गया, क्या बन गया, ग्रेडियंट बन गया। और ATP जो H+ जो फ्लो हुआ उससे क्या हुआ, ATP की सिंथेसिस हुई, ATP का प्रोडक्शन हुआ, यानी कि एनर्जी ऑफ H+ फ्लो यूज टू सिंथेसाइज ATP। क्लियर है। ATP सिंथेज स्ट्रक्चर की बात करें हम तो एक होता है F1 कंपोनेंट और एक होता है F0 कंपोनेंट। जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें कैटालिटिक साइट होती है जहां पे ATP सिंथेसिस होती है। F0 कंपोनेंट जो होता है वहां ये होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि प्रोटॉन चैनल बनाता है। H+ का जहां पे मूवमेंट होता है वो क्या होता है, F0 कंपोनेंट होता है। और जो F1 कंपोनेंट होता है वहां पे क्या होती है, कैटालिटिक साइट बोला जाता है जहां पे ATP की बच्चों क्या होती है, सिंथेसिस होती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें ATP की प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है ETS साइकिल में, ठीक है। ये बात करते हैं 3 NADH का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH मॉलिक्यूल यील्ड्स 3 ATP एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। हमने TCA में भी देखा था कि एक NADH में कितने बनते हैं, एक NADH में 3 ATP की सिंथेसिस होती है बच्चों, ठीक है। एक FADH2 में, यहाँ देखते हूँ, एक FADH2 में बच्चों कितने ATP बनते हैं बच्चों, 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। एक GTP में 1 GTP में एक ATP बनता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए
अब बात करते हैं FADH2 का ऑक्सीडेशन। एज वी हैव डिस्कस, 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। प्रोटॉन्स पर ATP यानी कि 4 प्रोटॉन मस्ट पास थ्रू F0 फॉर ईच ATP प्रोडक्शन, यानी कि 4H+ जब जाएंगे, जब एक ATP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी बेटा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अब देखते हैं हम वही हमारा F0 और F1 के बारे में देख लेते हैं। F1 पे कहाँ होती है, F1 पे क्या होता है, ATP की सिंथेसिस होती है। और F0 क्या करता है, H+ प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करता है। प्रोटॉन के जो ग्रेडियंट है वो क्या करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, जिससे क्या होता है, ATP प्रोडक्शन होती है 4H+ मिलके। ठीक है, ये है आउटर साइड और ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जहां पे क्या हो रहा है, ETS हो रहा है बच्चों। और ये है मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2H+ है, F1 पे ATP है और ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर है यहाँ तक। साइकिल ऑफ ATP की बात करें तो देखिए, फूड है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सब है। ठीक है, ये कहाँ गया, इसने क्या किया, ATP की जनरेशन की, ATP से वो ADP में चेंज हुआ, फॉस्फेट आयन निकला और क्या बनाया, एनर्जी की प्रोडक्शन हुई। फूड से एनर्जी की तो मिलेगी ना बेटा, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट्स हो। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये है क्या बैलेंस शीट। इसमें क्या क्या 3 पॉइंट्स हैं, जहां पे थ्योरेटिकल एक्सरसाइज यानी कि कैलकुलेट द नेट एटीपी गेन फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। ये थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये अजम्पशन क्या है, सीक्वेंशियल पाथवे है, कंप्लीट एनएडीएच का ट्रांसफर्ड है, कोई अल्टरनेट सबस्ट्रेट नहीं है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है, इन लिविंग सिस्टम पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली एंड आर रेगुलेटेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे अच्छा और सबसे ये याद भी होना चाहिए हमें कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने। ठीक है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस में बच्चों, देखिए डायरेक्ट जो बने, हमें पायरुविक एसिड से एटीपी मिले, 2 एटीपी बने। ठीक है, NADH जो बने, एक NADH में क्या होता है बेटा, 3 एटीपी, तो 3 × 2 यानी कि 6 एटीपी बन गए। ठीक है, और यहाँ पे पायरुवेट का जो ऑक्सीडेशन हुआ उसमें कितने बने, 6 एटीपी बने। डायरेक्ट जो सिट्रिक एसिड में बने वो 2 एटीपी की जनरेशन हुई, 6 NADH यानी कि 6 NADH × 3 यानी कि कितने हो गए, 18। 2 NADH2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। इन सब का जब हम टोटल करते हैं तो टोटल कितना आता है, 38 एटीपी की जनरेशन होती है। ठीक है बच्चों, ये है ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। EMP पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और क्या हो, किसके साइटोप्लाज्म में बच्चों, माइटो वो सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों होते हैं इसमें। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, जो साइटोप्लाज्मिक होता है, पायरुवेट से एसिटल कोएंजाइम बनता है, और TC साइकिल्स यानी कि क्रेब साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ये सब हमें पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होती है, क्रेब साइकिल होती है। ठीक है बच्चों, क्रेब साइकिल। और इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है, ETS होती है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो पायरुविक एसिड से एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनता है, आपको ध्यान होगा ना, हमने पहले डिस्कस किया है। CO2 बनती है। एंजाइम कौन से होते हैं, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब थ्योरेटिकल एटीपी यील्ड की बात करें हम बच्चों, अगर हम बात करें तो देखिए 38 एटीपी अभी हमने देखा कैसे कैसे बन रही है। 38 नेट एटीपी होती है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी होती है जिसका कोई गेन नहीं होता है, तो उसमें से, और 34 एटीपी, ये तो टोटल है ना, 34 एटीपी, मेजोरिटी ऑफ एटीपी प्रोड्यूस थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन
ETS। ठीक है बच्चों, चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से एटीपी बना, एटीपी की जनरेशन हुई, CO2 बना, वाटर बना और एटीपी की प्रोडक्शन हुई। 36 एटीपी हमको मिल गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है बेटा, चलिए फर्मेंटेशन वर्सेस एरोबिक रेस्पिरेशन ये हमने पहले डिस्कस किया है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये। फर्मेंटेशन यानी कि पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनती है, कितने में, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। ठीक है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने एटीपी बनते हैं बच्चों, 2 एटीपी बनते हैं। स्लो ऑक्सीडेशन होता है NADH का NADP प्लस में। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जहां पे कंप्लीट डिग्रेडेशन हो जाता है CO2 का और H2O का। कंप्लीट डिग्रेडेशन किसका होता है, CO2 और H2O का बच्चों, पूरा क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। कुछ ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, बहुत सारे ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, रैपिड ऑक्सीडेशन हो जाता है NADH का। एम्फोबोलिक पाथवे होता है, यानी कि कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों होते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। रेस्पिरेटरी पाथवे होता है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं दोनों प्रोसेस। इंटरमीडिएट्स जो होते हैं दोनों में ब्रेकडाउन और सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हियर यू कैन सी, देखो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनते हैं बच्चों, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से वो क्या बना लेता है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम और फिर सीधा क्रेब्स साइकिल में चला जाता है, CO2 निकल जाती है, वाटर की जनरेशन होती है। फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है और सीधा क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम। ये हमें पता होना चाहिए। देखो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बन रहा है बच्चों, देखिए प्रोटीन से क्या बन रहा है बेटा, प्रोटीन से बन रहा है पायरुविक एसिड। ठीक है, और पायरुविक एसिड किसमें चला जाता है, क्रेब साइकिल में। तीनों की डेस्टिनेशन एक ही है, ठीक है ना, डेस्टिनेशन सेम है पर पाथवे अलग अलग है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हुई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये बना जो ग्लिसरॉल से फैटी एसिड से बना डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल से बना और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर पायरुविक एसिड बनाए और एसिटाइल कोएंजाइम। इसके दो पाथवे हैं। फैटी एसिड जो होते हैं वो डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं, ग्लिसरॉल जो होता है वो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और वो पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम बना के क्रेब साइकिल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रेब साइकिल में चले जाते हैं और एटीपी की जनरेशन करते हैं। ग्लूकोज एज प्रिफर्ड सबस्ट्रेट के बारे में देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। ग्लूकोज जो होता है सबसे फेवर सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्सेशन होता है, अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बिफोर रेस्पिरेशन। अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड टू रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अंडर सर्टेन कंडीशन। ये देखिए फूड आइटम है, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और ट्राइग्लिसराइड। प्रोटीन से अमीनो एसिड से प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, एटीपी में चेंज हुआ। तीनों के सबके पाथवे अलग है, ठीक है, पर जाना एक ही जगह, मंजिल एक ही है, एटीपी का प्रोडक्शन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से एनर्जी प्रोडक्शन हुई यानी कि एटीपी में कन्वर्ट हुआ, ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज हुआ, लिपिड की सिंथेसिस और स्टोरेज हुआ और क्या बना, एंड प्रोडक्ट एटीपी। कैटाबोलिक रिएक्शन और एनाबोलिक, कैटाबोलिक रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाती है एनाबोलिक रिएक्शन में। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। फैट्स जो होती है ब्रोकन डाउन टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, फैटी एसिड एंटर इनटू एसिटाइल कोएंजाइम जो अभी हमने पढ़ा। प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड सीधे क्रेब साइकिल में जाता है। ग्लिसरॉल से क्या बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज होकर किसमें बना लेता है, एटीपी की प्रोडक्शन, ये भी वही है। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की। रेशियो ऑफ CO2 इवॉल्व इनटू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन। ठीक है, CO2 का रेशियो पता होना होता है जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है रेस्पिरेशन में। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 बच्चों, वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, ये है इवॉल्व, इवॉल्व हुई है CO2 और वॉल्यूम ऑफ
ऑक्सीजन जो कि कंज्यूम हुई है। ठीक है बेटा। सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिकेट करता है कौन से टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हुआ है। ठीक है। सबस्ट्रेट जो कार्बोहाइड्रेट में आरक्यू वैल्यू कितनी है? 1 है, प्रोटीन की 0.9 है और फैट्स की 0.7 है। ये हमें लर्न करनी होती है। ठीक है। ये एग्जाम में जो नीट एग्जाम्स है उनमें पूछा जाता है। जो भी फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो वो जरूर ये ध्यान रखें कि कार्बोहाइड्रेट से आरक्यू वैल्यू जो बनती है वो 1 होती है, और क्वेश्चन में 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रोटीन 0.9, फैट्स में 0.7। ठीक है। सेम है, ग्लूकोज में 1, फैटी एसिड 0.7 और प्रोटीन 0.9। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आरक्यू वैल्यू ये सब सेम है। ठीक है। कैसे निकाले? 6CO2 अपन 6O2 1 में निकला। इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 इन्वॉल्व और ऑक्सीजन कंज्यूम। ये देख लीजिए एक बार, मॉडरेट इंटेंसिटी 1 आवर पर डे की बात कर रहे हैं। ठीक है। 5 to 7 ग्राम पर केजी। ठीक है। 2.27 3.8 LBBW। ठीक है। हाई में एंड्योरेंस प्रोग्राम, मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी, ये थोड़ा सा हमें लर्न करने का ही है। ठीक है। वेरी हाई हो जाए तो एक्सट्रीम कमिटमेंट हो जाता है। मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी 4 to 5 आवर पर डे, 10 to 12 ग्राम पर केजी BW, और 4.5 to 5.4 LBBW। ठीक है। फैट का अभी हमने देखा था कितना था? 0.7। ये सेम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ग्रेटर देन 1 आता है, कार्बोहाइड्रेट का वही 1, प्रोटीन का 0.9 और लिपिड का, फैट का 0.7। अब है प्लांट, जो हमारा चैप्टर है उसकी थोड़ी सी समरी है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक पूरा रिवीजन सेशन में। ठीक है। पूरा रिवीजन सेशन का ही वीडियो बनाएंगे जिससे आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम एनिमल रेस्पिरेशन अब करेंगे, अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की ओर भी जाएंगे। एक चैप्टर हमारा रह गया है प्लांट्स के बारे में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। और मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी वो कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में चलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं हमारे आने वाले सेशंस। तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं